हेलो हेलो। कोई सुन रहा है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है। वो 27 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में है, तो आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, मीन्स ना के बराबर है। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे एसएससी जेई पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 15 है। आप प्रीवियस ईयर लेक्चर भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो एज पर मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर हमसे कोई कम्युनिकेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके। और एसएससी जेई के साथ साथ अगर आप डीडी ए एई या जेई बीपीएससी एई या एमपीपीएससी एई मीन्स ऑल स्टेट एई और जेई के लिए ये बैच है। ओके दोस्तों, उसके साथ साथ आप कोई भी पीएसयू कंपनी है, अगर उसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, अगर आपका ब्रांच सिविल है तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको बेसिक चीज़ पता चल गया होगा कि ये पीवाईक्यू किस किस एग्ज़ाम के लिए है। तो दोस्तों, हम चलते हैं एसएससी जेई पीवाईक्यू के दुनिया में और आपको इसी तरह का मस्त ज़बरदस्त पीपीटी मिलेगा और उसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। हम शॉर्ट नोट्स प्लस साइट एक्सपीरियंस ये मस्ट है। ओके दोस्तों, आपको 100% मिलेगा। आपका एग्ज़ाम के साथ साथ आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सर्कुलेशन एरिया दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्कुलेशन एरिया मीन्स यहाँ पे देखिए, यानी जो एरिया जिसमें आप मूवमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यानी इधर से उधर चल सकते हैं। अगर कोई बच्चे हैं तो बच्चे इजी खेल सकता है, कूद सकता है। यहाँ पे देखिए, ये सर्कुलर एरिया है। डेट मीन्स यहाँ पे इमोजी जो आपको दिख रहा है ना, ये इमोजी भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर्कुलेशन एरिया मीन्स आप मूवमेंट कर सकते हो, चल फिर सकते हो इजी लैंग्वेज में। ओके दोस्तों, ये कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया यानी यूजेबल एरिया है। ओके, यूजेबल मीन्स आप इसमें मूवमेंट भी कर सकते हो, प्लस कोई सामान मतलब डाइनिंग टेबल हो गया, प्लस फर्नीचर्स हो गया, या कोई आपका सामान वामान रख सकते हो, बेड शीट हो गया, बेडरूम हो गया। दैट इज कारपेट एरिया आपका आ गया। ओके, यानी आप इजीली यूज कर सकते हो। कारपेट एरिया दैट मीन्स यूजेबल एरिया। ये प्लिंथ एरिया क्या है? प्लिंथ एरिया
ये क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हो तो प्लेन्थ एरिया का नाम बहुत बार आप सुन चुके होंगे। ओके, स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर ये सब क्या है आप हमें कमेंट करके बताओगे। प्लेन्थ एरिया के बारे में हम ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जो प्लेन्थ एरिया है वो ग्रेटर देन रहता है कारपेट एरिया से। ओके दोस्तों, प्लीज़ अगर आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें प्लेन्थ एरिया के बारे में डिटेल्स में बताओगे। और ये कौन सी स्ट्रक्चर होता है, सब स्ट्रक्चर के अंदर आता है, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर में आता है, आप हमें कमेंट करके बताओगे। ये फ्लोर एरिया क्या है, फ्लोर एरिया आप हमें बताओगे कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, एक मिनट, हम दूसरी जगह आ गए हैं। ये मेरा रहा क्वेश्चन PYQ में PPT प्लस जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं एग्जैक्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए SSC JEE फुल मून 10 अक्टूबर 2023 में पूछा गया है। आपके पास PYQ भी होगा तो आप ये चीज़ मैच कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो पीसफुल प्लस रिस्पेक्टफुल के साथ क्वेश्चन रीड करोगे, तब जाके आपको चीज़ें पता चलेगा। दैट मीन्स कि एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है, यानी एक्सपेक्ट या रिस्पेक्ट। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजरमेंट एट फ्लोर लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप करेक्ट ऑप्शन नहीं बताएं, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले हम शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। शॉर्ट नोट्स से आप माइक्रो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और हम यहाँ पे ना इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता देते हैं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लेन्थ एरिया इज द built-up cover area of a building measured at floor level of any story, including internal and external walls. It is must a standard reference for calculating building area, useful for SSC JEE के लिए है, AE JEE सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स, यानी ऑल सिविल इंजीनियर एग्जाम। देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारपेट एरिया इक्वल टू यूजेबल एरिया, प्लिंथ एरिया ग्रेटर देन कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया इक्वल टू स्पेस फॉर मूवमेंट, फ्लोर एरिया कैन बी ambiguous, varies by contents. Remember, plinth is equal to perimeter cover area at floor level। दोस्तों यहाँ पे देखिए मस्त ज़बरदस्त PPT आपको नज़र आ रहा है, और इसमें कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन ये बच्चों वाली है, दैट मीन्स डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए है। आप अगर इसमें क्वेश्चन भी रीड करोगे तो दैट मीन्स कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। ये देखिए आपसे क्या पूछा गया है, तो हम अपना रूल्स फॉलो करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे सिविल साइट प्लस लिखा हुआ है, तो आप सिविल साइट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर ये PPT चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओगे कि सर आपका PPT चाहिए, तो हम 100% प्रोवाइड कर देंगे। यूजिंग प्लेन्थ एरिया मेथड एस्टिमेट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हैविंग प्लेन्थ एरिया 15 मीटर स्क्वायर है, तो प्लेन्थ एरिया डिटेल्स कितना है। देखिए
सिंपल शादी में 15 मीटर स्क्वायर आपका प्लेथ एरिया है और रेट कितना है 2K है। तो टोटल कितना हो गया 15 दूना 30 यानी 30K। ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी 30,000। ओके दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो आपका 30,000 हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए हम आपको रियल क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये देखिए, यूजिंग प्लिंथ एरिया मेथड एस्टिमेट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 15 स्क्वायर मीटर if the plinth area rate is 2000 per square meter, that is called। option A is correct। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए और क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा डाउट है यार, ये डाउट है। ओके, क्योंकि मेरी जी के सोल्यूशन में ऐसा कुछ दिया नहीं है और एज पर साइट मैं आपको बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो प्लीज आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे। In approximate quantity method of estimation, earthwork excavation is measured। देखिए, अर्थवर्क क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है, ये सभी को पता है। यानी उसमें क्या रहता है, लेंथ रहता है और क्या रहता है, लेंथ विथ प्लस हाइट यानी LBH ये रहता है, यानी 3 डायमेंशनल होता है, ये 3D होता है, 3 डायमेंशन डिप होता है। ओके, तो इसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई या डेप्थ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमें जो करेक्ट आंसर है, तो अगर एज पर साइट अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाओगे तो आप क्यूबिक फीट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्यूबिक फीट में बना सकते हैं। बट IS कोड के अकॉर्डिंग, IS कोड और एग्जाम पर्पस के अकॉर्डिंग आप इसको क्यूबिक मीटर में ही लिखोगे। ओके दोस्तों, सो करेक्ट आंसर है क्यूबिक मीटर। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो। अर्थ वर्क अगर कोई चीज़ स्पेसिफाइड ना किया हो, यानी कोई चीज़ जब तक आपको फिक्स ना किया हो तब तक आप क्यूबिक मीटर में ही निकालोगे, और कोई चीज़ आपका फिक्स डायमेंशन दे दिया है तब आप हो सकता है तो आप रनिंग मीटर में निकालोगे। बट एग्जाम के पर्पस से और साइट लॉजिक के अकॉर्डिंग जो मेरा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ये ऑप्शन सी यानी क्यूबिक मीटर, ये एक्सकेवेशन मेजरमेंट करते हैं। ओके दोस्तों, इन अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड ऑफ एस्टिमेशन अर्थवर्क एक्सकेवेशन इज मेजर्ड। क्यूबिक फीट में भी करते हैं बट हम IS कोड के अकॉर्डिंग नहीं कंसीडर करेंगे। क्यूबिक मीटर इक्वल टू हम IS कोड में भी आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा वो मीटर्स में ही मिलेगा। ओके दोस्तों, सो हम इसलिए क्यूबिक मीटर कंसीडर कर रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है फाइनली सी ऑप्शन। ओके, मेरी जी के बुक में ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं दिया है, हो सकता है उनका कॉन्सेप्ट ये अप्रॉक्सीमेट के कारण कुछ और आ जाए, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका हमें सही और क्या बोलते हैं ऑथेंटिक सॉल्यूशन पता नहीं है। बट एज पर साइट और IS कोड के अकॉर्डिंग मैं क्यूबिक मीटर लेके चल रहा हूँ। अगर एज पर IS कोड तो क्यूबिक मीटर इज परफेक्ट। बट आप बिल बनाओगे यानी खुद के पर्पज से तो क्यूबिक फीट में भी आप बिल प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एस्टीमेशन लेक्चर है,
यानी मेजरमेंट देन बिल बनाओगे, मेजरमेंट देन आप बिल प्रिपेयर करोगे। ओके दोस्तों, earthwork like excavation or filling is a three-dimensional quantity, so always measured in volume units such as cubic meter in metric system estimation। ओके दोस्तों, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये कपल देख के आपका मूड फ्रेश हो गया होगा। अगर मूड फ्रेश हो गया है तो आप हमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कमेंट करके बताओगे। तो चलिए हम यहाँ पे भी देखिए अप्रॉक्सीमेट दिया है। ओके, और आप जो भी एस्टिमेशन करोगे तो वो भी एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेट ही होता है, नॉट कि 100%। वो भी आप अप्रॉक्सीमेट में ही कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, नॉट परफेक्ट चीज़। ओके, तो इन अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट वॉल फाउंडेशन आर मेजर। देखिए, जैसे फाउंडेशन का नाम सुन लो तो फाउंडेशन में पीपीसी ये स्क्वायर मीटर में आप मेजर कर सकते हो। बाकी आप ये जो किलोमीटर में दिया गया है ये स्टील प्लस क्या स्टील वायर भी किलोग्राम में होगा। ओके, और स्क्वायर मीटर में आप फॉर्म वर्क करोगे, फॉर्म वर्क भी आपका स्क्वायर मीटर में ही कंसीडर होता है, दो चीज़। बट हम यहाँ पे हमसे पूछा गया है वॉल फाउंडेशन। देखिए वॉल हमें जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाए तब तक हम यूज करेंगे क्यूबिक मीटर। और ये फाउंडेशन है तो फाउंडेशन में हम जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अच्छा बनाएंगे, तो इसलिए ये भी कॉन्सेप्ट आपका लॉजिकफुल है कि फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, यानी स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो इस पर्पस से भी हम क्यूबिक मीटर ही कंसीडर करेंगे। एज पर साइट आप जो भी फाउंडेशन वर्क बनाओगे, आप ब्रिक वर्क जो करोगे वो 230 mm ही करोगे, 115 mm का ब्रिक वर्क नहीं कर पाओगे फाउंडेशन के लिए। इट इज़ नॉट करेक्ट फॉर योर बिल्डिंग। ओके, देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन भी मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। ये 5 जून 2024 को पूछा गया है, और इसमें इन अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, यानी एस्टीमेट ये अप्रॉक्सीमेट होता है। ओके दोस्तों, वॉल फाउंडेशन आर मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर में होता है। मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ चीज़ों को, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स है, तो प्लीज़ आप एक बार इसको रीड कर लो। अगर हो सके तो आप इससे ना मैक्रो नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, explanation in the approximate quantities method, also called plinth area method, wall foundations are measured in cubic meter because they include length, breadth and depth, a volumetric measurement. It gives a rough but useful idea for material quantity and cost. SSCJE experience remember area मीटर में फॉर वॉल्स या प्लिंथ, यानी प्लिंथ के ऊपर में आप मीटर स्क्वायर में ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम फॉर कंक्रीट अर्थवर्क फाउंडेशन इटीसी, लेंथ मीटर आइटम्स लाइक फेंसिंग वाइड पाइप्स
वेट केजी फॉर स्टील। यहाँ पे देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टीमेट, यानी आप डिटेल एस्टीमेट बनाओगे तो इसमें हम डिपार्टमेंटल चार्ज इंक्लूड नहीं करते हैं। स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क ये भी इंक्लूड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स ये भी यूज करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स ये भी यूज करते हैं। ओके दोस्तों, डेट मीन्स कंसिडर करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप देखिए 6 जून 2024 में पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ओके दोस्तों, which of the following factors is not considered while preparing a detailed estimate? हम नॉट कंसीडर करते हैं, तो हम जो नहीं कंसीडर करते हैं उस चीज़ के बारे में पूछा गया है। कंसीडर क्या क्या करते हैं, पहले वो चीज़ हम जान लेते हैं। स्पेसिफिकेशंस फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क ये भी कंसीडर हम करते हैं। डिपार्टमेंटल चार्ज ये कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, एस्टिमेशन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल ये भी कंसीडर करना पड़ता है हमें। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ये भी कंसीडर करते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए, व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल्ड एस्टीमेट द फॉलोइंग आर टिपिकल कंसीडर स्पेसिफिकेशन टू डिफाइन वर्क क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन टू इंक्लूड डिलीवरी कॉस्ट, quantities to calculate total cost. However, departmental charges like admin or overhead costs are not part of the direct details estimate. They come under abstract or revised estimate or are considered in building budgeting, not during initial item wise cost calculation. यहाँ पे देखिए, a revised estimate should be accompanied by an administrative section या कंपैरेटिव स्टेटमेंट अनस्ट्रक्चर्ड। जो भी आप रिवाइज करोगे चीज़ों को रिवाइज करोगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन करवाना पड़ेगा, यानी सेक्शन मीन्स बिल पास करवाना पड़ेगा आपको। और हम इस नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कोटेशन। कोटेशन का आप हमें स्पेलिंग भी बता सकते हो कमेंट करके कि ये कोटेशन का स्पेलिंग सही है या गलत है। ओके, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कोट बोलते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप हमें ये कोट क्लाइंट से, यानी दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव से आपको अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा। ओके, तब जाके जो साइट का वेंडर है या कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करना चालू करेगा। और यहाँ पे ये मस्त आइकन देख रहे हैं सिविल साइट प्लस का, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ये लेक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 6 जून 2024 को पूछा गया है। ए रिवाइज एस्टीमेट शुड बी अकम्पनीड बाय, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स आप कोटेशन प्रिपेयर करोगे, कोटेशन प्रिपेयर करोगे। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आप लोग कोटेशन का स्पेलिंग हमें करेक्ट बताओगे। Whenever a revised estimate is prepared, especially due to excess over section amount, it must be submitted with a fresh administrative section from the competent authority. This ensures approval of the revised scope and cost. यहाँ पे which estimate is prepared for administrative approval and technical section, तो इसमें डिटेल एस्टीमेट होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे चलिए ये क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझते हैं और ऑप्शन को एनाटॉमी करते हैं। विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सेक्शन।
देखिए रिवाइज एस्टिमेट ये चीज़ ये नॉर्मल है, ये डिटेल एस्टिमेट आपका जो है करेक्ट आंसर है। सप्लीमेंट्री ये ऐसा कुछ है नहीं, कंप्लीट एस्टिमेट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट टू गेट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सेक्शन। It includes full details like quantities, rates, and cost of each work item. It is the main estimate used for budgeting, section, fund and tendering. यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ प्रीलिमिनरी यानी पहले यानी प्री की बात हो रही है। इन द केस ऑफ प्रीलिमिनरी estimate prepare per unit basis. The service needs to be considered for a school and hospital are रिस्पेक्टिवली। देखिए स्कूल में तो क्लासरूम के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे और हॉस्पिटल में बेड के काउंट करोगे, यानी प्री यानी इतना बेड बनेगा तो इतना खर्चा लगेगा, यानी आप एस्टिमेट बना सकते हो। स्कूल में क्लासरूम ओके, और हॉस्पिटल में आप बेड्स काउंट करके आप प्री एस्टिमेट बना सकते हो। ओके दोस्तों, जो आपका करेक्ट आंसर लग रहा है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम क्वेश्चन को आ गए हैं, ये इवनिंग में पूछा गया है। इन द केस ऑफ प्री estimation prepared per unit basis. The service unit to be considered for a school and hospital are respectively. देखिए स्कूल में क्लासरूम होता है और हॉस्पिटल में बेड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया। और यहाँ पे बेंच एंड वार्ड ये ऐसा कुछ है ही नहीं। बेंच भी आपको बहुत मिलेगा, वार्ड भी बहुत मिलेगा, बट क्लास एक स्पेसिफिक हो गया जो क्लासरूम के अंदर ही आपको बेंच भी देखने को मिलेगा। ओके, जहाँ पे बेड रहेगा वहाँ पे वार्ड भी बनेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल्स में। देखिए बेंच आपको क्लासरूम में मिलेगा और वार्ड जो मिलेगा जहाँ पे बेड रहेगा। ओके, तो ये एक दूसरे को प्रोफेशनली बेंच एंड बेड क्लासरूम एंड बेंच। एक्सप्लेनेशन फॉर स्कूल द स्टैंडर्ड यूनिट इज ए क्लासरूम। एक्सप्लेनेशन देखिए, अब ये शॉर्ट नोट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लॉजिक है, बस एक बार आप चीज़ों को समझ लो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर स्कूल से द स्टैंडर्ड यूनिट इज क्लासरूम, फॉर हॉस्पिटल द स्टैंडर्ड यूनिट इज बेड। यहाँ पे देखिए इमोजी दिया गया है प्रॉपर, तो प्लीज़ आप इमोजी को भी कंसीडर करोगे समझने के लिए। दिस यूनिट हेल्प इन कैलकुलेटिंग प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है और ये मेरा जो है लेक्चर नंबर 15 है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। विच ऑफ द फ्लॉविंग एस्टिमेट मोस्टली रिसेंबल ए लिटिल, लिटिल नहीं है ये डिटेल है दोस्तों। मैं आपको रियल क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। देखिए एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट ये ऐसा कुछ होता नहीं है, डिटेल एस्टिमेट मेरा नहीं, ये जो करेक्ट आंसर होगा यानी आइटम रेट एस्टिमेट मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन बस आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए, आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टीमेट मोस्टली रिसेंबल एंड डिटेल एस्टीमेट है। डिटेल एस्टीमेट सुनते ही आप आइटम वाइज एस्टीमेट, इट इज करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके दोस्तों, ये एनुअल मेंटेनेंस जो है वो कौन सा एस्टीमेट में आता है, आप हमें बताओगे। क्वांटिटी एस्टीमेट, ये भी डिटेल आइटम्स में ही आ जाता है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है। A detailed estimate includes item-wise calculation of quantities and rates, which is exactly what an item rate estimate does. It provides the exact cost of each item based on quantities and unit rates, just like a bill of quantities in the real-life project. Option breakdown: annual maintenance estimate for recurring cost, not detailed, यानी recurring महीने बढ़ते 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 गए है। ओके, और रफ एस्टिमेट है जस्ट लमसम फॉर क्विक डिसीजन के लिए। आइटम रेट एस्टिमेट यानी मैच डिटेल्ड एस्टिमेट फॉर्मेट। क्वांटिटी एस्टिमेट सो ओनली क्वांटिटी। ओके दोस्तों, नॉट कॉस्ट। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप अपने एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस दीजिए और मैं जो प्लानिंग बता देता हूँ, क्यू आप सॉल्व करोगे, देन आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और नया चीज़ कोई नहीं पढ़ोगे। दैट मीन्स न्यू टॉपिक, नॉट नीड टू स्टडी न्यू टॉपिक। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मस्त जोश और जलवे के साथ, और फिर हम चल जाएंगे ज्वाइनिंग लेके अपने जॉब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।